हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरफेज हमारा खत्म हो गया था, ठीक है। और इंटरफेज में हमने मोटा मोटी पे जो बात किया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर दो। इंटरफेज में हमने कहा था कि 3 फेज होते हैं, एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2। हमने कहा था मोटा मोटी इंटरफेज ही सेल साइकिल का सबसे लंबा ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करती है, इसलिए तो उसको रेस्टिंग फेज कहते थे पुराने साइंटिस्ट। इस दौरान प्रिपरेशन चलता होता है। प्रिपरेशन के नाम पे क्या? एवरीथिंग डबल कर लो, बस। प्रिपरेशन के नाम पे एवरीथिंग डबल कर लो। और सेल को डिवाइड करने के लिए, जो अंदर में न्यूक्लियस का कंटेंट है, उसको डिवाइड करने के लिए एक फाइबर बनाने की भी तैयारी कर लो। स्पिंडल फाइबर बनाने की भी तैयारी, ट्यूबुलिन प्रोटीन यही बना लो। स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहा है यहाँ, ध्यान रखना। स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहा है यहाँ, ट्यूबुलिन प्रोटीन बना था G2 में। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था यहाँ, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है, केवल डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। और सारे सेल ऑर्गेनेली डबल हो गए, किसमें? G1 फेज में। लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहां हुआ? S फेज में। क्वेश्चन आता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? ऑप्शन रहता है G1, S, G2, ऑल। आंसर विल बी ऑल, क्योंकि सभी जगह प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ज्यादातर प्रोटीन यहां बन रहा है, हिस्टोन प्रोटीन यहां बन रहा है और ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां बन रहा है। क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर प्रोटीन कहां बनते हैं? यहां। क्वेश्चन आएगा, सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन कहां होता है? ऑप्शन G1, S, बोथ, G2, बोथ 1 and 2। क्योंकि यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनिक का डुप्लीकेशन हुआ है, मतलब कि कुछ कुछ का नहीं हुआ है। और कुछ कौन? सेंट्रियोल, जिसका डुप्लीकेशन यहाँ होगा। और एस फेज में डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का होगा साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे स्टूडेंट, ये कहानी इंटरफेज की थी। कोई भी सेल जब अपना सेल साइकिल का ड्यूरेशन कंप्लीट करता है तो ज्यादातर समय तो वो इंटरफेज में ही बिताता है। पहले तैयारियां में ही समय लगती है। तैयारियां अच्छी है तो परिणाम अच्छे होंगे। और इम्तिहान बहुत कम समय का होता है, तैयारियां लंबे समय की होती है। अगर तैयारियां ही अच्छी नहीं हुई तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। और ये डिसाइड करेगा एस फेज। अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं किया, जो तैयारियों का मेन मुद्दा है, आपने वही नहीं किया है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको एम फेज में जाने नहीं दिया जाएगा। ये एस फेज डिसाइड करता है स्टूडेंट। हमने थोड़ी बहुत बातें कर ली थी G0 के बारे में, और हमने कहा था कि G0 एक ऐसा स्टेज है जिस दौरान सेल डिवीजन की कोई तैयारी नहीं कर रही है। ना इंटरफेज की कोई तैयारी कर रही है, ना एमफेज की कोई तैयारी कर रही है। इस दौरान सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, लेकिन सेल डिवीजन की कोई भी तैयारियां नहीं कर रही है। वो ना ही डिवाइड कर रही है, ना ही तैयारियां कर रही है। मैंने कहा था अक्सर ये जीवन के बाद आता है। जीवन में सेल आके तब उसको एहसास होता है कि नहीं, अब मुझे डिवाइड नहीं करना है, ये जेनेटिक कंट्रोल है। और तब वो सेल बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ सेल्स एम फेज के बाद ही बाहर निकल जाती है। ये सारी बातें हमने इंटरफेस की कर ली थी, और मोटा मोटी हमने आपको सारी बातें अभी बता दी है। यही है इंटरफेस, यही है। आपको मैं कल विजुलाइज कराऊंगा कि इंटरफेस के अंदर, अगर मैं बोलूं आप लोगों का आंखें बंद करके सोचो इंटरफेस में क्या हुआ है। अगर आप आंखें बंद करके सोचोगे इंटरफेस में क्या हुआ है, तो आपको होता हुआ दिखेगा। जीवन के दौरान आप फील करो कि सेल के अंदर हर ऑर्गेनली डबल हो रहा है। फील करो कि हर ऑर्गेनली डबल हो रहा है जीवन के अंदर। साइटोप्लाज्म का कंटेंट ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहा है। मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। mRNA, tRNA, RNA धाए 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 बन रहे हैं। प्रोटीन धाए 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 बन रहा है। उसे नए नए सेल ऑर्गेनली बन रहे हैं, नए नए सेल ऑर्गेनली डबल 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 बन रहे हैं, बस सेंट्रियोल को छोड़ के। सेंट्रियोल भी प्रोटीन का ही बना होता है, लेकिन वो उसका डुप्लीकेशन होता है एस फेज में जाकर। और जब एस फेज में आए तो यहाँ फील करो, उसी सेल के अंदर अब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया। फील करो इस चीजों को। अब वही सेल जब आ गई यहाँ G2 के दौरान, तो थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म अभी भी बढ़ रहा है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, ऐसा एनसीईआरटी में भी लिखा होगा। लेकिन ज्यादातर साइटोप्लाज्म जीवन के दौरान बढ़ता है कंटेंट, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अंत तक बढ़ते रहता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, but DNA replication takes place only in specific phase of cell cycle, which is S phase. अब वही सेल आ गई G2 में, और अब बस एक चीज हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया है। ये इंटरफेज की कहानी थी। फील करो सेल के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है। एक छोटा सा सेल आपको इतना बड़ा सा होता हुआ दिख जाएगा। ये कहानी बच्चों इंटरफेज के अंदर चल रही है। और अब वो सेल इंटरफेज मतलब G2 कंप्लीट कर चुका है। सेकेंड चेक पॉइंट अलाउ करेगा उसको आगे एम फेज में जाने के लिए। स्टूडेंट, एनसीईआरटी में एक बात लिख रखी है, ये G1, S, G2, फिर एम फेज में अलग अलग फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी बातें हम बनाए हैं
सेल नहीं बताता है। ये सारे अलग अलग स्टेजेस हमने स्टडी के लिए बना रखा है। कभी भी सेल ये नहीं कहता कि देखो मैं प्रोफेज में हूं, देखो मैं मेटाफेज में, देखो मैं एनाफेज में, नहीं। और मैं बता दूं बच्चों, आप क्लियर कट दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि सेल अभी प्रोफेज में ही है, क्योंकि यार कोई क्लियर कट बाउंड्री होता ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते बस अब सेल प्रोफेज को खत्म कर ली, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ऐसा कहोगे देखो सेल अब प्रोफेज को खत्म करने वाली है और मेटाफेज को स्टार्ट करने वाली है, ऐसा ही बोलोगे। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते दावे के साथ कि प्रोफेज खत्म हो गई और मेटाफेज स्टार्ट हो गया, नहीं। प्रोफेज खत्म होने से पहले मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है, मेटाफेज खत्म होने से पहले एनाफेज की तैयारियां चलने लगती है। कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है यार ये अलग अलग स्टेजेस के, ये तो हमने बना रखा अलग अलग स्टेजेस स्टडी के लिए। और हमने किस बेसिस पे बना रखा है? सेल के अलग अलग बिहेवियर के बेसिस पर, अलग अलग अपीयरेंस के बेसिस पर। तो सवाल आता है पीएमटी में एनसीईआरटी की लाइन से उठकर, क्यों नहीं सेल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को क्लियर कट बाउंड्री के साथ डिवाइड किया जा सकता है? तो जवाब है सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है यार, वो लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेस करके बैठ जाएगा, मेटाफेज आने का इंतजार करेगा, ऐसा नहीं है। वो लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है यार। वो आपको कभी मौका ही नहीं देगा पहचानने का कि मैं प्रोफेज में हूं कि मेटाफेज में हूं, कि मेटाफेज में हूं कि एनाफेज में हूं, मैं जीवन में हूं कि नहीं देगा यार मौका। सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस सो दैट clear cut boundary between the different stages of cell cycle can't be drawn। लिख लीजिए इस लाइन को, लिखिए जल्दी से, कल वाले पॉइंट में लिखिए, कल जो मैंने पॉइंट बोला था उसी में ऐड करिए इस लाइन को जल्दी से। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन आपके नोटबुक में होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उठ के आएगा एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कारण क्या है। कारण ये है कि सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन लिखा देता हूं मैं आपके नोट्स में, लिखो। वेरी क्लियर कट लाइंस, वेरी क्लियर कट लाइंस और बाउंड्री, वेरी क्लियर कट लाइंस और बाउंड्री, वेरी क्लियर कट लाइंस और बाउंड्री कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन, हेलो, कैन नॉट बी ड्रॉन, दिस ड्रॉन, ड्रॉन between various stage of cell cycle, between various stage of cell cycle, because cell division is a progressive process, because cell division is a progressive process, प्रोग्रेसिव के ब्रैकेट में कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, अरे लगातार होता रहता। आप कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं बता सकते प्रोफेज खत्म हो गया मेटाफेज स्टार्ट हो गया, मतलब ऐसा है कि हाँ इससे पहले सेल प्रोफेज में था और इस बाउंड्री के बाद मेटाफेज में आ गया, नहीं कह सकते। आप ये कहोगे देखो यहां से लेके यहां तक का वो समय है, प्रोफेज खत्म हो रहा है और मेटाफेज आ रहा है, ऐसा कहोगे आप। ऐसा नहीं कह सकते कि लाइन खींच के कि यहाँ के इससे पहले प्रोफेज इसके बाद मेटाफेज, नहीं कह सकते हो आप। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो, कोई रुकता थोड़ी है, ये कोई रुकता थोड़ी है। अगर ये बात अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रही है तो एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ जल्दी से। मैं अपने तरफ का इलाके का दो जगह का नाम लेता हूँ, ठीक है। यह जगह है कुर्सेला। अगर आप कुर्सेला से पूर्णिया की तरफ जाएंगे तो एक जगह आता है डुमर, बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पेड़ा खाने को मिलेगा, पेड़ा और दही और पनीर वगैरह, ठीक है। तो कुर्सेला के बाद डुमर, इससे पहले समेली भी आता है, मैं मान लेता हूँ डुमर, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी रोड है अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर के आसपास है, 8 to 9 किलोमीटर, ठीक है। और इस बाइक पे बैठ गया शिवानंद, चलाने तो आता नहीं है लेकिन बैठ गया कैसे भी, ठीक है। ये देखो अरे छोटा सा शिवानंद इस पे बैठ गया है, ठीक है। हाथ तो जूम नहीं रहा लेकिन कैसे भी पकड़ लिया है।
टोपी लगा के बैठा है, ये देखो कैप, ठीक है, और चल दिया डुमर की तरफ। मैंने टाइम नोट किया कि ये यहां से निकला 7:25 पे, सुनना मेरी बात, मैंने टाइम नोट किया कि ये 7:25 AM पे निकला, ठीक है, और ये डुमर पहुंचता है 8 एग्जैक्ट 8 AM पर। अब मैं कहता हूं कि मुझे बताना, इस बीच में एक जगह आता है समेली, इस बीच में एक जगह आता है समेली, ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे बताना कि ये शिवानंद किस समय समेली में था। कोई नहीं बता सकता। मैंने इसको शर्त दिया है कि तुम बाइक रोकोगे नहीं, कुर्सेला से डुमर डायरेक्ट जहां से स्टार्ट हो गए बाइक डायरेक्ट वहीं बंद होगा, मैंने ये बोला है, मतलब कंटिन्यूअस तुम्हें चलना है। और मैं कह रहा हूं कि वो कौन सा जगह है, मतलब वो कौन सा समय है जिस समय ये लड़का समेली पर होगा, एग्जैक्ट समेली बस स्टैंड पर होगा। जवाब है नो आइडिया। समझ रहे हो मेरी बात, नो एग्जैक्ट टाइम, कोई एग्जैक्ट समय है ही नहीं ना, तो फिर मुझे बोलना होगा नहीं बताओ फिर भी, तो मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि वो अप्रोक्सीमेटली 7:35 से 7:40 के बीच में, मैंने क्या बोला, 7:35 से 7:40 के बीच में अप्रोक्सीमेटली सवेली क्रॉस कर रहा होगा, मैंने ऐसा बोला। क्यों नहीं बोल पाया मैं कि हाँ, अगर मैं ये बोलता कि तुम्हें समेली रुकते हुए जाना, सुनना मेरी बात, अगर मैं उसे बोलता कि तुम समेली रुकते हुए जाना, तो वो हो सकता है कि 7:25 में चला था और 7:38 में हो सकता है वो समेली में रुका होगा, तो मैं दावे के साथ कहता कि वो 7:38 AM पर समेली बस स्टैंड पर था। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वो रुक के गया वहां से ना, लेकिन वो रुका नहीं है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्लियर कट टाइम नहीं बता सकते, एक लाइन एक बाउंड्री नहीं बता सकते कि वो इसी समय वहां पर था। आई थिंक अब इस एग्जांपल से सबको क्लियर हो गया होगा कि आप सेल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को क्लियर कट ये नहीं बता सकते कि वो अब फलाना स्टेज स्टार्ट हो गया, नहीं बता सकते। बोलो बात सभी को क्लियर हो गया इस एग्जांपल से? शिवानंद सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहा है, बोला अब हम फेमस हो जाएंगे सर, आप मेरा एग्जांपल लेते रहिए, हम फेमस हो जाएंगे, उसका पढ़ाई लिखा छोड़ देंगे, उसका हीरो बनेंगे। क्या शिवानंद, बोला आप ऐसे मेरा एग्जांपल देते रहिए, हम फेमस हो जाएंगे, उसका पढ़ाई लिखा की जरूरत है क्या? आजकल आदमी फेमस हो जाता है गाली दे के, आजकल फेमस हो जाता है गाना बना के आदमी, उसका बेटी पे गा दिया, उसका बहन पे गा दिया, फेमस। आजकल कुछ बोल दो फेमस हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब देखो ये लाइन, इसमें मुद्दे की बात ये थी कि ये लाइन अंडरलाइन करना था, कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब प्रोग्रेसिव प्रोसेस, इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं, इंटरफेस समाप्त हो चुका, अब हम आते हैं एम फेज पे। देखो साहब, एम फेज जो होता है, एम का मतलब यहाँ पे माइटोसिस भी होता है और यहाँ एम का मतलब मियोसिस भी होता है। बच्चों मैं बता दूं, माइटोसिस और मियोसिस में बहुत कुछ सिमिलरिटी भी है और बहुत कुछ डिफरेंसेस भी है। आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना माइटोसिस, 3 दिन तक चलेगा माइटोसिस, 3 नहीं लगभग 2.5 दिन, 3 दिन मान लो, और 3 दिन चलेगा मियोसिस। तब अंत में आपको हम माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस भी आपको रियलाइज कराएंगे और सिमिलैरिटी भी रियलाइज कराएंगे। लेकिन पढ़ाएंगे आपको माइटोसिस मियोसिस तब तो सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताएंगे। लेकिन सिर्फ एम फेज बोला जाए तो एम का मतलब माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी। इन जनरल, सुनना मेरी बात, इन जनरल एम का मतलब लोग माइटोसिस सोचते हैं। कारण कारण माइटोसिस, ज्यादातर सेल में माइटोसिस ही होता है। मैं बता दूं बच्चों, मैं बता दूं, ये माइटोसिस एनिमल के अंदर, माइटोसिस एनिमल के अंदर डिप्लॉयड सेल में होता है और प्लांट के अंदर यह डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड दोनों ही सेल के अंदर होता है। ये बात मैं आपको आगे भी साबित करूंगा। लेकिन मेयोसिस, चाहे हो प्लांट और चाहे हो एनिमल, चाहे हो प्लांट चाहे हो एनिमल, हमेशा इवन नंबर ऑफ प्लाइडी लेवल, इवन नंबर ऑफ प्लाइडी लेवल वाले सेल में होगा। सेल हैविंग इवन नंबर ऑफ प्लाइडी लेवल, और इवन एक तो नहीं होता, एक तो ऑड है ना, एक तो ऑड है, और इवन कहां से स्टार्ट होगा, 2n, फिर 3n में भी नहीं होगा, वो तो ऑड हो गया, 4n 5 सॉरी 6n सो ऑन। मियोसिस हमेशा इवन नंबर वाले में होगा, और माइटोसिस इवन में भी हो सकता है, ऑड में भी हो सकता है, और प्लांट में इवन और दोनों में होता है, एनिमल में जनरली ये डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है जो कि इवन है, इवन नंबर ऑफ प्लाइडी।
लेकिन मियोसिस कभी भी ऑड वाले में नहीं होगा, हमेशा इवन वाले में होगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इस बात आपको आगे पता चल जाएगा। तो अब ज्यादातर जगह जो अपने बॉडी में, अपने क्या दुनिया में ज्यादातर ऑर्गन डिप्लॉयड है, दुनिया में ज्यादातर ऑर्गन डिप्लॉयड। तो इन जनरल हम समझते हैं डिवीजन, डिवीजन मतलब माइटोसिस का है भाई, क्योंकि ज्यादातर सेल ही डिप्लॉयड है। तो इन जनरल एम फेज का मतलब लोग समझ लेता है माइटोसिस, लेकिन सिर्फ उसका मतलब माइटोसिस नहीं होता है, उसी एम का मतलब मियोसिस भी होता है। क्लियर, क्लियर। अभी कुछ नहीं लिखना है, सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएगी आगे, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। एक पॉइंट और, इस माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, इस माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन, और इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। वाई बता दूं बच्चों, जब माइटोसिस होता है तो पेरेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उतना ही जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल के अंदर पहुंच जाता है। सुनना मेरी बात, जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल के पास होता है उतना ही डिवीजन के अंत में दोनों डॉटर सेल को पहुंच जाता है, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। आगे आपको दिखाएंगे भी कैसे। लेकिन जब मियोसिस होता है तो मान लीजिए अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो दोनों डॉटर सेल हैप्लॉयड हैप्लॉयड होगी, अगर पेरेंट सेल टेट्राप्लॉयड है तो दोनों डॉटर सेल डिप्लॉयड डिप्लॉयड होगी। मतलब जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में हाफ हो जाती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, ना कोई खराब है ना कोई अच्छा है, दोनों अपने अपने जगह अच्छा है, दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है लाइफ में और इस इकोसिस्टम में, इस अर्थ पे उसका अपना सिग्निफिकेंस है। क्या है सिग्निफिकेंस, हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ने के बाद दोनों की सिग्निफिकेंस की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्या छोड़ रहा है रॉकेट, तेरे का क्या छोड़ रहा है, क्या नाम है शिवानंद? सेव करने के लिए पेन छुए थे ना तो सर गलती से हो गई। सेव करना चाहो तो कर लो, लेकिन ये सब बात आगे खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अभी बस मैं भूमिका बांध रहा हूँ सेल डिवीजन का। ठीक है, अब आते हैं हम सेल डिवीजन पे, अब हम आते हैं सेल डिवीजन पे। कोई नहीं लिखेगा कुछ सेल डिवीजन पे, हाँ मिटा के क्या करेगा, सारी बातें हम आगे लिखा ही देंगे, अभी बस समझते चलो। सेल डिवीजन, अब देखो, अब हम यहां से एक्सक्लूसिवली जा रहे हैं पढ़ने क्या, सेल डिवीजन में पहले क्या माइटोसिस, और तब क्या मियोसिस। ये बातें आप नोट्स में डालोगे हेडिंग, और इसमें क्या लिख दोगे, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, और इसमें क्या लिख दोगे, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो आज जो आप इंटरफेस में कल जहां तक मैंने लिखवाया था उसी में वो पॉइंट ऐड करोगे जो आज लिखवाए हैं, उसके बाद आप ये हेडिंग डालोगे सेल डिवीजन, हेडिंग डालेगा, और उसके बाद ऐसे इसको ऐसे बांटोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 1 आज का, आज का पेज नंबर 1। ठीक है, आज का पेज नंबर 1। इसके बाद आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 2 आज का। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे, यहाँ पे बड़ा सा हेडिंग डालोगे, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस, हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस। ठीक है, और इसके बारे में आप एक लाइन लिखोगे ब्रैकेट में। अच्छा अच्छा, यहीं पे लिख लो, यहीं पे माइटोसिस, यहाँ यहीं पे लिख लो, कंप्लीट्स इन वन स्टेप, कंप्लीट्स इन वन स्टेप, और इसके ब्रैकेट में लिखोगे कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, दैट इज ऐसे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अब ले लो। ठीक है, और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, यहाँ माइटोसिस। तो पहले हम इसका क्या कर देते हैं, डिवीजन वगैरह, मतलब कि मतलब वो सारे स्टेप का अलग अलग कैटेगराइजेशन, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, माइटोसिस, आपको पता है कि माइटोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन है, माइटोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन है। ठीक है, और इसको मैं बांट रहा हूँ 2 कैटेगरी में, मतलब 2 अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है, एक इंटरफेस, इंटरफेस, और एक यहाँ पे अब आप क्या बोलोगे, डिवीजन फेज, क्योंकि आप माइटोसिस तो नाम ले ही लिए ना। अब एम फेज का मतलब क्या, वो तो कॉमनली जब आप बात कर रहे थे तब आप एम फेज बोलते थे बचने के लिए। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इंटरफेज, और यहाँ बोलोगे आप डिवीजन फेज, यहाँ क्या बोलोगे, डिवीजन फेज, डिवीजन फेज। और अब आप इंटरफेज में क्या करोगे, 3 अलग अलग सब स्टेजेस दिखाओगे, G1 S G2। ओके, और अब आप इस
डिवीजन फेज को, इस डिवीजन फेज को दो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करोगे। एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहां पे नई बातें आ रही है कि ये इस कैरियोकाइनेसिस को आप अलग अलग 4 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ, अपीयरेंस एंड BEHAVI, बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम। ये बात इंपॉर्टेंट है, कल वाइवा में पूछूंगा। अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम, अभी मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा आपसे तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस बेसिस पे ये कैरियोकाइनेसिस अलग अलग 4 स्टेजेस में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, फिर एक होता है टीलोफेज, अरे 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 एनाफेज, और एक होता है टीलोफेज। अब समझिएगा, सबका पहले मतलब समझ लीजिए, प्रो का मतलब क्या? एक सेकेंड। हाँ, प्रो का मतलब क्या? पहले सब, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस में पहला वाला फेज, प्रो का मतलब पहले होता है। कैरियोकाइनेसिस का पहला वाला फेज। मेटा का मतलब बीच, एना का मतलब अंत के करीब, अंत नहीं, अंत के करीब, और टीलो मतलब होता है अंत, अंत या किनारा। अब बच्चा बोलेगा सर इस डिवीजन फेज का मतलब एम फेज अगर बोलना चाहें तो डिवीजन फेज का अंत तो साइटोकाइनेसिस है। यस, अंत साइटोकाइनेसिस है, लेकिन डिवीजन फेज का अंत है वो। कैरियोकाइनेसिस का अंत तो टीलोफेज है, कैरियोकाइनेसिस का अंत तो टीलोफेज है। अब जब तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी, मैं बताता हूं एज इट इज लाइन पढ़ के, तो तुमको होगा एक कंफ्यूजन। मैं लाइन एज इट इज पढ़ के बता देता हूं वो लाइन क्या है। यहां पे एक लाइन लिखा है, एक सेकेंड वेट कर जाओ, मैं लाइन एज इट इज पढ़ के बता देता हूं। हाँ, पेज नंबर 166। ठीक है, और उसमें हेडिंग लगा हुआ टीलोफेज। ठीक है, और उसमें लिखा है एट द बिगिनिंग द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। किसके बारे में? टीलोफेज के बारे में लिखा है, टीलोफेज के बारे में लिखा है। फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, ऐसा लिखा है, दैट इज टीलोफेज। उसके बाद आगे उसका लिखा है अलग अलग जो फीचर्स है टीलोफेज का। अब बच्चा बोलता है सर, ये लाइन लेके आता है बच्चा मेरे पास, ठीक है, और बच्चा बोलता है सर माइटोसिस का फाइनल स्टेज तो साइटोकाइनेसिस है ना। हुआ कंफ्यूजन? बच्चा तो बोलेगा सर माइटोसिस ने लिखा है सर, तो माइटोसिस का अंत तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है। बच्चे का कहना भी सही है, गलत नहीं है, बच्चा सही कह रहा है कि माइटोसिस का अंत तो साइटोकाइनेसिस है। लेकिन पता है यार, ये यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। आप क्या करो, होशियारी के लिए उसके ब्रैकेट में खुद से एनसीईआरटी में लिख लो कैरियोकाइनेसिस। एक्चुअल में वो बोलना चाहा है कैरियोकाइनेसिस के बारे में, लेकिन होता है क्या ना, कई लाइनों को खुद से भाव निकालना पड़ता है, एनसीईआरटी भाव निकाल के नहीं देती है। और मैं सच बता रहा हूं, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होने वाला है। अगर एज इट इज लाइन आ जाएगी फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस और ऑप्शन में साइटोकाइनेसिस और टीलोफेज दोनों ही हो, आंसर जाएगा टीलोफेज। तो आप क्या करो, फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस के ब्रैकेट में क्या लिख लो, कैरियोकाइनेसिस। और सही बात है यार, कैरियोकाइनेसिस का तो फाइनल स्टेज है टीलोफेज। तो अपने अपने एनसीईआरटी में जल्दी से जाओ, पेज नंबर 166 पे टीलोफेज जहां लिखा है, वो जो लाइनिंग लिखी है फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, बस माइटोसिस के ब्रैकेट में ऐड करके डालो कैरियोकाइनेसिस। वो कैरियोकाइनेसिस के बारे में बोलना चाहा है, लेकिन खुल के नहीं बोला है, वो खुल के नहीं बोला है।
चक्कर ये है, चक्कर ये है। अदरवाइज तो मैंने बोला ये यार, एम पेज स्टार्ट्स विथ कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विथ साइटोकाइनेसिस, तो फाइनल स्टेज तो साइटोकाइनेसिस हुआ ना यार। हाँ, जिस दिन ऑप्शन में, सुनना मेरी बात, जिस दिन ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ गया फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, ऑप्शन में हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और साइटोकाइनेसिस, अब बोलो क्या चूज करोगे? साइटोकाइनेसिस। अब चूज करोगे साइटोकाइनेसिस। अब बोलोगे सर तो फिर ये लाइन में करेक्शन क्यों नहीं करवा देते हैं एनसीईआरटी में? करे नहीं होगा करेक्शन, मैं बोल रहा हूं ना, कई जगह भाव ही वो ऐसा देता है कि तुम खुद समझो। हाँ क्या हुआ? सर हाँ, सर यहाँ तो कैटोकाइनेसिस लिखा हुआ है, काइटोकाइनेसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस लिखा हुआ है। हाँ तो बोल तो रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है कैरियोकाइनेसिस? तो जहाँ आप साइटोकाइनेसिस बोले। कहाँ जा रहे हो तुम? पेज नंबर 166। यस सर, फर्स्ट लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ। at the beginning of final stage of mitosis। सर नहीं दिया है सर, सर हम न्यू न्यू एडिशन लिए तो उसमें सर चेंज है। तुम्हारा एनसीईआरटी नया वाला है? यस सर। और किसके पास है नया वाला भाई? ये बात हम तो पहली बार पकड़े हैं। मेरे पास 2 एनसीईआरटी है, और किसके एनसीईआरटी में वहां पे साइटोकाइनेसिस लिखा है भाई? कब का है तुम्हारा एडिशन एनसीईआरटी का ये? 1 मिनट मेरे को मिलेगा, मैं देख के आऊँ नया वाला एडिशन। लेके आओ। पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ एनसीईआरटी ऑफिशियल से। अरे दिख नहीं रहा है तुम्हारा तो वो है? अभिषेक दिखा तो रहा था लेकिन उतना अच्छे से कहाँ दिख रहा था। 1 मिनट रुक जाओ, मतलब एक मिनट सर, ये रहा, ये देखिए। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा तब दिखेगा। हाँ अब बोलो, अब दिखाओ। अरे हिलाओ मत, हिलाओ मत, मैं देख लूंगा। द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, देखो आ गया ना वो लाइन, देखो आ गया ना वो लाइन, कैरियोकाइनेसिस लिखा है। तुम बोल रहा साइटोकाइनेसिस, पहली बात तो तुम बोल गलत रहे हो, वहां कैरियोकाइनेसिस लिख के आया है नया में। अभिषेक यस सर, तो वही चीज तो हम बोल रहे हैं तो सर। तुम साइटोकाइनेसिस क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे सुनना मेरी बात, ये जो चीज एनसीईआरटी में दिखा रहा है, शायद इसका अपडेटेड एनसीईआरटी है, ये जो चीज दिखा रहा है मैं वो चीज दिखाने के पहले यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि वो माइटोसिस अगर लिखा है तो वो यहाँ कैरियोकाइनेसिस लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो अब देखो। नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं आपका बात हम सुन के बोले, लेकिन आप जो बोले बुक में करेक्शन करने के लिए, उस जगह हम बोले कि ये पहले से दे रखा है तुम समझ न्यू नहीं रहे मैं एडिशन क्या में। बोल रहा हूँ। तुम अब सही बोल रहे हो, तुम पहले बोल रहे थे सर वहां साइटोकाइनेसिस लिखा है, साइटोकाइनेसिस नहीं, वहां कैरियोकाइनेसिस लिखा है। ठीक है, पहले समझो तुम क्या बोल रहे थे। ठीक है, दूसरी बात, मुझे पता है तुम करेक्शन करवा रहे हो क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी करेक्शन होके आया हुआ है, इसीलिए तो मैं पुराने जिसका पुराना एनसीईआरटी, इसलिए तो उसको बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पे माइटोसिस अगर लिखा है तो वहां ब्रैकेट में लिख लो कैरियोकाइनेसिस, ताकि तुम जब जब पढ़ो तो ये सोचो कि वो माइटोसिस वहां पे एक्चुअल में कैरियोकाइनेसिस बोलना चाह रहा है। और अच्छा हुआ कि एनसीईआरटी करेक्शन करके दे दिया, अब तो साबित भी हो गया। अब देखो यार, मुझे पता नहीं था कि एनसीईआरटी में करेक्शन होके आ चुका है, वो तो तुम दिखाए जो मुझे पता चला है अभी। और मैं तो पहले से बोला हो गया कि मैं पिछले साल भी जिसको पढ़ाया वहां पे कैरियोकाइनेसिस कराया, उसके पिछले साल गुरुकुल में पढ़ाया, वहां पे भी बोला मैंने कैरियोकाइनेसिस करो यहाँ पे। अब यार एनसीईआरटी से लड़ने के लिए क्या होता है, कुछ ऑथेंटिसिटी चाहिए होता है। ठीक है, उसमें मैं भी फिलहाल पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जहां जहां करेक्शन लगता है मैं कराता जरूर हूँ। इसलिए अच्छा हुआ कि करेक्शन होके आ चुका है, ये कैरियोकाइनेसिस वहां पे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जिनका जिनका एनसीईआरटी पुराना है वो लिख लो वहां पे कैरियोकाइनेसिस, और जिसका नया है तो अच्छी बात है अपडेट। क्या हर्ष, तुम्हारा पुराना है नया है? पुराना ओल्ड मॉडल, ओल्ड वर्जन। हाँ तो कर लो कैरियोकाइनेसिस, ये दिखाया नया वाला एनसीईआरटी हो चुका है सेंड कर दिया कैरियोकाइनेसिस। मैं, पीडीएफ हाँ सेंड कर दिया नया वाले का। पीडीएफ सेंड कर दिए तो अच्छी बात है, लेकिन कि ये मतलब मुझे दिखा दिया, अभी फोटो में दिख गया था कैरियोकाइनेसिस सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अरे वही जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो हो गया। अब बात फंसती है कहाँ सर, ये अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? सर अपीयरेंस का मतलब तो फिर भी समझ में आ जाता है कि कभी क्रोमोसोम धागे जैसा दिखता है, कभी डबल क्रोमेटिड दिखता है बिना काइनेटोकोर के, फिर काइनेटोकोर, फिर धागा बन जाता है, ये तो समझ में आ गया अपीयरेंस। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम अच्छा आदमी है क्या? अच्छा बुरा, कभी बुरा हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है? कभी गुस्सा में आ जाता है, कभी प्यार से बात करता है, ये बिहेवियर का बात चल रहा है क्या? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बिहेवियर का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय
बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। हरकत सर। क्या बोल रहा है? हरकत सर, मतलब हरकत। हरकत। अरे वाह, गजब हिंदी बोला है। नहीं देखो, एक्चुअल में यहाँ पे बिहेवियर का सर। मतलब क्या है? मीटिंग का टाइम आउट होने वाला है, मीटिंग का टाइम आउट होने वाला है, करते हैं नेक्स्ट मीटिंग में बात, ठीक है? सोच के बताओ बिहेवियर का मतलब क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।